हेलो दोस्तों, मैं आयु सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इधर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर आपको करना है। उसके बाद ये सब इनएक्टिव है इसीलिए कि अभी ITR 1 और ITR 4 यही दो ऑनलाइन हो सकता है। तो आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। फिर आपको सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पूछ रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मान लीजिए मेरा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में जाके आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। इसमें आपको बताया जा रहा है, ये पहले भी था, अगर आप एक बार ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सेव करके रखते थे तो वो भी सेव रहता। तो इसी प्रोसेस को ये दोबारा दिखा रहा है। अगर आप एक बार फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग से ही जाना पड़ेगा। और स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाके अगर आप कुछ दूर जाके सेव करके रखते हैं तो दोबारा जब आप पोर्टल खोलेंगे तो आपको रिज्यूमिंग वाला ऑप्शन में जाना होगा। तो उस टाइम तक आपका जितना भी है वो सेव रहेगा। तो पहले अगर कोई जाएगा तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग से ही क्लिक करके जाएगा। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करते ही आपका 3 ऑप्शन देखिए, इंडिविजुअल है, आप HUF है या फिर आधार है। मेरा जो फाइल है इंडिविजुअल है। अगर आधार होता तो आधार में क्या क्या ऑप्शंस है एक बार देख लीजिए। कंपनी है, AOP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP है, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फार्म है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन है। तो हम लोगों का जो है अभी एग्जाम्पल के लिए ये इंडिविजुअली है, तो आपको इंडिविजुअल में जाके कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा फॉर्म, ITR 1 या ITR 4। पहले भी था ITR 1 और ITR 4 ही ऑनलाइन फिलअप किया जाता था और कुछ फिलअप किया नहीं जाता था ऑनलाइन। तो मान लीजिए मेरा जो क्लाइंट है वो ITR 1 में बिलोंग करता है। तो ITR 1 के बाद आपको क्या करना होता है, प्रोसीड विथ ITR 1 बोला जा रहा है, तो आपको प्रोसीड विथ ITR 1 में जाना होगा। उसके बाद सेम थिंग, जैसे ITR 1 में डिटेल दिया होता था कौन सा लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। देखिए लिखा है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट होना चाहिए, हैविंग टोटल इनकम अप टू 10 लाख मतलब 50 लाख, मतलब 50 लाख तक उनका इनकम हो सकता है। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वो भी सैलरी से इनकम। 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, और अदर सोर्स जो कि इंटरेस्ट से आ सकता है। एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 अगर एग्रीकल्चरल इनकम उनका होता है तो वो भी ITR 1 फाइल कर सकता है। और मतलब 5,000 के ऊपर अगर हो जाएगा तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर, मतलब ये जो रिटर्न है इसको आप जल्द ही जल्द फाइल करेंगे। इसके लिए आपको एक तो हेल्प दिया जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेके बैठेंगे इसको फाइल करने के लिए। तो व्यू मोर करते हैं, देखिए फॉर्म 16 मतलब सैलरी अगर होगा, ITR 1 अगर होगा उनको बोला जा रहा है फॉर्म 16A। फॉर्म 16 मतलब सैलरी सर्टिफिकेट हो गया। 16A मतलब अगर किसी ने आपके पास से, जैसे मान लीजिए FD का इंटरेस्ट से TDS काटा हो तो 16A आप हाथ के सामने रखिए। 26A आप रखिए। बैंक स्टेटमेंट अगर है, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट जोड़ने के लिए बैंक स्टेटमेंट आपको रखने के लिए बोल रहा है। और अगर आपका कुछ हाउस बिल्डिंग लोन है तो उसका कितना ब्याज है, उसका जो बैंक से सर्टिफिकेट देता है ब्याज का, वो रखने के लिए आपको बोल रहा है सामने रिटर्न फाइल के वक्त। रिसिप्ट फॉर डोनेशन, अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं 80G का बेनिफिट लेने के लिए, वो भी आपको हाथ के सामने रखने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आप रेंट पे किसी जगह पे रहते हैं, रेंट पे करते हैं, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड के साथ आपके पास जो रेंट एग्रीमेंट होता है या फिर रेंट रिसीट होता है, आप ये सब कुछ रखिए हाथ के सामने। और 80C का बेनिफिट लेने के लिए आपको बोला जा रहा है LIC, यूलिप, ये सब में जो डिडक्शन मिलता है वो सब कुछ हाथ के सामने रखिए। और इसमें एक तो चीज़ मेरे सामने नहीं आ रहा है, वो है 80D का जो मेडिक्लेम वाला सेक्शन होता है, वो भी तो छूट मिलता है, वो क्यों नहीं रखे हाथ के सामने, वो नहीं लिखा है। तो वो मेरे याद में आ गया तो बोल दिया। ये सब कुछ रखने के बाद आपको रिटर्न फाइल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपको जो करना है वो लेट्स गेट स्टार्टेड करने के बाद देखिए बोला जा रहा है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर।
तो ये सब कुछ आपको आंसर देना होगा फर्दर प्रोसेस के लिए। वो सवाल क्या है, ये एकदम बिल्कुल नया कुछ है नहीं, ये पुराना रिटर्न में भी था। देखिए क्या है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये सब कुछ जो चीज नीचे लिखा है इसके अंदर आप कुछ रीजन है जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सोचिए आप अगर पहले रिटर्न फाइल किया होता ITR 1 तो आपको पता है ये सब कुछ भी था उस रिटर्न पे। क्या है देखिए, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपका टैक्सेबल जो इनकम है एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर चला गया, इसीलिए अगर हाँ है तो आपको इसमें यस करना होगा। अगर उसके बाद दिया जा रहा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिल एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशंस एज पर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1). 139(1) में जो 7th प्रोविजन है उसमें आप फॉल कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है, जो था पुराना वही है। देखिए, डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 crore इन 1 और मोर करेंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने 1 करोड़ के ऊपर कुछ जमा किया है बैंक में, यही पूछा जा रहा है। अगर हाँ तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट 2 लाख ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। खुद के लिए और किसी दूसरे के लिए आप फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख के ऊपर एक साल में खर्चा किया है। अगर हाँ तो आपको इधर क्लिक करना है। incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during 1 लाख के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ड्यूरिंग द ईयर में तो आपको इसको फिल करना है। अगर नहीं तो नहीं। और एक तो ऑप्शन है आधार, और आधार में भी आप टिक कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैं आधार में करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आ जाता है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करने के लिए दे रहा है, जो पिछले बार आपने दिया था सब कुछ ऐसा ही है, वो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम लोग भरते थे इनकम टैक्स रिटर्न में, कैसे एम्प्लॉयमेंट आपका है, जो आप सैलरी जिससे मिल रहा है वो एम्प्लॉयर किस टाइप का है। अगर आपको मिल रहा है इसमें से तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, अदर्स भी कर सकते हैं। और नॉट एप्लीकेबल, अगर कुछ एम्प्लॉय के पास आप नहीं है, आपका फैमिली पेंशन है, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो मैं आधार करके आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), मतलब रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। मतलब आज अगर मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो 139(1) ही होगा। बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ये सब कुछ नहीं होगा। आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले ये सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, अगर कुछ नोटिस आया है तो उसके अगेंस्ट में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद क्या सब ऑफ है। उसके बाद आपको जो बैंक है जो मैंने दिया था उस बैंक का जो डिटेल है उसमें आपको बोला जा रहा है, पहले क्या था, टिक करना था कौन सा बैंक में आप रिफंड लेना चाह रहे हैं, उस बैंक को आपको टिक करना था। इधर टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑन करना है। देखिए ब्लू हो गया, मतलब मैं इस बैंक को मांग रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेट, मतलब पहले प्री वैलिडेट करना पड़ेगा। जो भी बैंक को आप बोल रहे हैं कि इस बैंक में मुझे दे दो भैया पैसा, लेकिन ये अगर प्री वैलिडेटेड नहीं करेंगे तो रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, पूरा क्लियरली बता दिया गया है। तो ये प्री वैलिडेट का जो वीडियो है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले प्री वैलिडेटेड अभी अगर दिखाने जाऊंगा तो रिटर्न का प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊंगा। सिर्फ याद रखिए कि एक तो प्री वैलिडेशन कैसे किया जाता है ये एक बार दिखाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्री वैलिडेशन, बैंक प्री वैलिडेशन दिखा दूंगा। उसके बाद दिखाई दे रहा है देखिए ऐड एन अदर, मतलब आपके पास और भी ये 3 बैंक के छोड़ के अगर और भी कुछ बैंक है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी पहले करते थे उसी हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद ये सब कुछ अगर हो जाएगा तो आप कॉन्फर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें देखिए एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द ऑप्शंस फॉर RU ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रिजिम
115 बीएससी इज बीएससी सवाल कर रहा है, उसके बाद इज मैंडेटरी, ये आपको यस नो करना मैंडेटरी। मतलब आप जो नया जो रिजिम टैक्स का आ गया है उसमें आप जाना चाहते हो कि पुराना में जाना चाहते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आपको धीरज से देखना होगा, नहीं तो नया चीज समझ में नहीं आएगा। तो मैं नया जो टैक्स रिजिम है उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद कॉन्फर्म हो गया। कॉन्फर्म होने के बाद देखिए ये टिक हो गया, ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी रिटर्न ITR 1, इसलिए पहले क्या आया है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें आपको भरना होगा। भरेंगे कैसे, आपको एडिट ऑप्शन में जाके भरना होगा। देखिए ग्रॉस सैलरी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर इनका कुछ TDS काटा जाता था, TDS रिटर्न उनका जो एम्प्लॉयर है वो अगर भरते तो शायद ये ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाता था, लेकिन इनका एम्प्लॉयर कुछ काटा नहीं, बहुत ही कम सैलरी है, इसलिए ये ऑटो पॉपुलेटेड होके आया नहीं, शायद ये भरना पड़ेगा। तो हम लोग इसको भर देते एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए मैंने 3 लाख डाला है और कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों को मिलता है वो लेस होके 2.5 लाख हो गया। उसके बाद आपको बोला जा रहा है सेव कीजिए। सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेम चीज है, एड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है उसका डिटेल्स आपको देना है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में पहले भी था सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट मतलब आपके पास पड़ा है, आप भाड़ा नहीं दिया है, लेकिन आपको उस एरिया का एक तो भाड़ा डीम करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरा जो क्लाइंट है सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसमें हम क्लिक कर देते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्लिक करते ही देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल आ गया, एरियर अनरियलाइज रेंट, ये सब कुछ आ गया। देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, मान लीजिए मैंने जो मकान में रहता हूँ वो लोन पे लिया हुआ है, कर्जा पे लिया हुआ है बैंक से, और उसमें से कुछ रुपया जो कि है मुझे EMI पेमेंट करना पड़ता है। और EMI मतलब कुछ प्रिंसिपल जो लोन रिपेमेंट होता है और उसमें से कुछ ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। इधर सिर्फ इंटरेस्ट का जो फिगर है वही आपको डालना है। मान लीजिए मैंने ब्याज दिया 12,000, तो हो गया 12,000 माइनस, मतलब टोटल जो इनकम होगा उसमें से लेस हो जाएगा 12,000। उसके बाद क्या है देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के जो इनकम है उसमें 12,000 ऐड हो गया। नहीं हुआ है, लेस हो गया, इंटरेस्ट दिया ना, अगर रेंट होता तो ऐड होता। उसके बाद आ रहा है क्या एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में वही एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपका 5,000 के अंदर है आप इधर दिखा सकते थे, वही आपको सिलेक्ट करना है। और कुछ है सेक्शन 10, 10BC, ये सब कुछ आपके पास है तो आप इधर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ ना हो तो हम कॉन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में हम लोग क्या देते हैं, जो पहले ही बताया गया था, ATC, LIC प्रीमियम, ये सब कुछ आप हाथ में लेके बैठिए। डोनेशन वाला चीज हाथ में, डोनेशन का रिसीट आप हाथ में लेके बैठेंगे, ये सब पहले ही बोला गया था तो वही है। तो क्या हुआ है अभी उसी जगह पे हम लोग आया है डिडक्शन वाला पेज में। क्या पूछा जा रहा है देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। आपको बोला गया था डोनेशन का अगर कुछ रिसीट है तो आपके पास रखिए। तो इधर अगर आप किसी को आप डोनेशन दिए तो आप यस करेंगे। और देखिए डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। 80G का अगर अंदर है तो आपको ये फिलअप करना पड़ेगा, नो कर देते। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, इनको आप डोनेशन दिए हैं क्या, आपको पूछा जा रहा है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGG,
आप अगर 80GG में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको येस करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं। जो जो नहीं है उसको नो कर दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पब्लिक, मतलब 80C में आप क्लेम किए है, मतलब कुछ डिपॉजिट किए हैं, तो अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। मतलब ये सब कुछ अगर करेंगे तो ये सब जो बॉक्स ओपन हो जाएगा, सिंपल बात यही है। तो 80C में सभी करते तो कर दिया यस। उसके बाद देखिए, प्लीज प्रोवाइड द अमाउंट टू बी क्लेम्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में आप जितना भी क्लेम करना चाह रहे हैं उसको आप इधर भर दीजिए। तो मैंने 10,000 भर दिया। मान लीजिए मेरा क्लाइंट 10,000 का LIC प्रीमियम दिया है या फिर PPF में भरे है पैसा। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में अगर आपने कुछ दिया है तो हाँ कीजिएगा, अगर हाँ नहीं तो आप नो कर दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको जो मैंने बताया था 80D मेडिक्लेम जो होता है, मेडिक्लेम सभी करते हैं, तो उसको भी आप यस कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ इंटरेस्ट पे लोन लिए हैं, ऐसा अगर है तो यस, नहीं तो नो। मैंने नो कर दिया, वो आपको जाएगा सेक्शन 80E में। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। आप कुछ अदर डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हैं, हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जितना भी डिडक्शन था उसका जो बॉक्स वो ओपन हो गया है। 80D हम लोग मेडिक्लेम के लिए ऐड किया था। देखिए इसमें आपको ऐड करना है और वो भी पूरा डिटेल में करना है। वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। देखिए ये सब पहले भी था, कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया और कुछ नहीं है, तो मैंने इसको नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली कर सकते हैं। तो देखिए अगर करेंगे तो पूरा ही इनएक्टिव हो जाएगा, आप बिल्कुल भी कुछ फिगर डाल नहीं सकते। और अगर आप इसको यस करते हैं तो देखिए ये पहले भी था, यही सिस्टम था, यस नो का ही सिस्टम था। तो क्या हुआ है, देखिए अभी सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम, मान लीजिए मैंने 10,000 का प्रीमियम भरे है तो इसको फिलअप कर देते। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मान लीजिए 4,000 रुपया खर्चा किया है। मेडिकल एक्सपेंस के लिए मान लीजिए मैंने 1,000 रुपया साल में खर्चा किया है, तो मिला के हो गया 15,000। तो 15,000 एलिजिबल अमाउंट डिडक्शन के लिए हो गया। उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, आपको पूछा जा रहा है आपका कोई और पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। यस कर दिया। यस करने से देखिए पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप कुछ किया है, मान लीजिए मैंने 1,000 रुपया का किया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उनके लिए आप कुछ किए, मान लीजिए मैंने कुछ किया। जब किया आपको एक एरर रिमाइंडर आ रहा है, क्या, अमाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम्ड फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंड और पेरेंट्स कैन नॉट एक्सीड 5,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप या आपके पिता माता के लिए 5,000 से अधिक नहीं ले सकते। इधर मैंने कितना कर दिया, देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 2,000 और इधर मैंने ऑलरेडी 4,000 कर दिया, मतलब 4,000 रुपया कर दिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। मेडिकल एक्सपेंडिचर वो भी हम 1,000 रुपया करते हैं। तो हो गया टोटल कुल मिला के जो आपका डिडक्शन है 18,000 आपके पास आ गया। तो ऐड कर दिया। अगर आप 80G के अंतर्गत किसी डोनेशन आपने किया है तो इसमें आप उसी हिसाब से ऐड करेंगे।
80 GGA सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो होता है 80 GGA में, वो अगर आप किए तो इसमें ऐड करेंगे। 80 TTA जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में हम लोगों को मिलता है, उसमें आप सभी को ये आता है, मान लीजिए 400 रुपया सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट आया है। वार्निंग क्या दे रहा है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। एम्प्लॉयर आपका ये दिया नहीं, मतलब डिक्लेयर किया नहीं, इसीलिए दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉन्फर्म में क्लिक करना है। कॉन्फर्म में क्लिक करते पुराना वाला पेज में आप आ जाएंगे। फिर देखिए टैक्स पेड वाला ऑप्शन आ गया। टैक्स पेड तो मेरा कुछ होगा नहीं। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर किसी ने डिडक्शन किया होता TDS, सैलरी से हो, कुछ भी किसी से हो, तो इधर ये अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता था, लेकिन ये सब कुछ आया नहीं, मतलब किसी ने कुछ टैक्स डिडक्शन किया नहीं। अगर आपको लगता था कि मुझे एडवांस टैक्स देना था, तो आप भी डिपॉजिट कर सकते थे, और डिपॉजिट करने से गाइस वीडियोस बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रहा है, साइट चल नहीं रहा है, इसलिए वीडियो को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और 2-4 दिन में साइट जब ठीक हो जाएगा, एकदम नॉर्मल सा हो जाएगा, तब मैं वीडियो डिटेल में और एक बना दूंगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, साइट ठीक हो जाएगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।